आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट मॉडल है कॉर्पोरेट मॉडल्स। कॉर्पोरेट ड्यूप्ली मॉडल हम इसमें डिस्कस करेंगे। मुझे तो बता दें कि कोई इशू तो नहीं है, आवाज आ रही है, व्हाइट बोर्ड क्लियर है, ताकि मैं स्टार्ट करूं। अब ये वो चीजें हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होंगी और इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, जो कॉर्पोरेट मॉडल है ना, ये हमारे पास ड्यूप्ली मॉडल है, यानी कि ओलिगोपोली की टाइप है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ओलिगोपोली में फ्यू फॉर्म्स होती हैं। विद रिस्पेक्ट टू मार्केट स्ट्रक्चर इसकी टू टाइप्स होती हैं, नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली और क्लूसिव ओलिगोपोली। नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली में जो हम प्राइस चार्ज करते हैं ना, वो मोनोपोली प्राइस नहीं होती, क्योंकि आपस में फर्म्स का क्लूजन नहीं होता, कंपटीशन में होते हैं ये फ्यू फर्म्स, जिसकी वजह से आउटपुट ज्यादा हो जाती है और प्राइस कम हो जाती है। इसमें फर्दर दो टाइप्स के मॉडल्स आएंगे, जिसमें इन द स्टार्ट जो फर्म्स हैं, फ्यू फर्म्स हैं, वो एज ए कंपिटिटर रिएक्ट करेंगी और वो कंपिटिटर ही रिएक्ट करती रहेंगी, अपना ऑन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगी, इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करेंगी। दो मॉडल ऐसे हैं जिसमें फर्म अपने पास्ट बिहेवियर से लर्न नहीं करेंगी। उसमें हमारे पास एक कॉर्नेटो का मॉडल है, दूसरा स्टेगलबर्ग मॉडल है। सॉरी, उस मॉडल का नाम है बर्ट्रैंड मॉडल। इनमें हम लर्न नहीं करेंगे। और स्टेगलबर्ग मॉडल और चैम्बेरियन मॉडल है, उसमें हम रिएक्ट इन दो मॉडल्स की तरह ही करेंगे, कॉर्नेट मॉडल की तरह और बर्ट्रैंड मॉडल की तरह, बट सम टाइम बाद वो पास्ट बिहेवियर से लर्न करेंगी और मोनोपोली प्राइस के करीब पहुंच जाएंगी। तो आज सबसे पहले हम कॉर्नेट मॉडल को डिस्कस करेंगे, ये हमारा बेस है और इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो फर्म्स है ना, वो इसमें टू फर्म्स है, यानी कि टू फ्यू है। एक फर्म्स की आउटपुट चेंज करने की वजह से दूसरे की आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड जो चीज हमने इसमें अज्यूम करनी है, हमने यहाँ अज्यूम करना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी इधर वो जीरो होगी। ठीक है, यानी कि मिनरल वाटर है, पहाड़ों से आ रहा है, नेचुरल वाटर है, बस आप उसको सेल कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है। ये हमने अज्यूम करना है इसमें। थर्ड, हाँ जी, इसमें थर्ड अजम्पशन ये होगी कि हर फर्म ये अज्यूम करेगी, ईच फर्म assume his competitor, जो उसका कंपटीटर है। अब इसमें दो फर्म्स हैं, टू फर्म्स हैं, ए और बी। बी फर्म इसमें फर्स्ट है और ए फर्म फर्स्ट है और बी सेकंड है, यानी कि पहले डिसीजन ए फर्म लेगी, उसके बाद बी फर्म लेगी। तो इनकी नंबरिंग की भी काफी इंपॉर्टेंस है इधर। तो ईच फर्म अज्यूम हिज कंपटीटर विल नॉट चेंज हिज आउटपुट, यानी कि हर पीरियड में जो फर्स्ट फर्म है वो ये अज्यूम करेगी कि जो सेकंड फर्म है वो अपनी आउटपुट चेंज नहीं करेगी, हालांकि वो अपनी आउटपुट चेंज कर रही होती है और ये पास्ट पीरियड से लर्न नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं नेव बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ है कि जितनी भी फर्म्स होंगी वो टोटल आउटपुट का 1/1 प्लस एन सप्लाई करेंगे, यानी कि अब जिस तरीके से यहाँ पर कितनी फर्म्स है, दो है, ठीक है, यहाँ लिख दिया है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/3।
जो एक फर्म की प्रोडक्शन होगी वो टोटल आउट डिमांड का क्या होगी, 1/3 होगी। ये भी मैं प्रूव करूंगा। ये सब चीजें हमने प्रूव करनी है। और जो इंडस्ट्री की इस केस में इंडस्ट्री की जो आउटपुट होगी n1 + n/1 + n कितने हैं, 2 फर्म्स हैं, 2 + 1 क्या हो गए 3, यानी कि अब 2 फर्म्स हैं। तो ये टोटल डिमांड जितनी होगी उसका 2/3 ये सप्लाई करेंगे। इसमें क्योंकि फर्स्ट फर्म जो पहला डिसीजन लेगी वो ए फर्म होगी, वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रही होगी, सॉरी वो अपनी क्वांटिटी को कम करेगी। और जो बी फर्म है वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि इनमें कंपटीशन होगा क्वांटिटी का। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी आपस में बराबर हो जाएंगी। वहां पर फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। ये भी हमने प्रूव करना है। समझ आ गई ये बात की। अब जी ये हमारे पास इसकी एक बेसिक डायग्राम, पहले हम इसको डायग्रामेटिकल समझेंगे। डायग्रामेटिकल समझने के बाद हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे। फिर हम इसको दोबारा फिर रिएक्शन कर्व के जरिए समझेंगे और रिएक्शन कर्व पर हम इसका इक्विलिब्रियम पर जाएंगे। तो अगर ये मॉडल आपको समझ आ जाता है तो इसके जो बाकी 4 मॉडल हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। वो कहता है कि ये जीरो, ये जो एक्स एक्सिस है जहां पर जीरो है ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। एमसी क्या है, इधर जीरो है। ये हमने पहले अज्यूम कर लिया है कि जो 2 फर्म्स है मिनरल वाटर सेल कर रही हैं जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कोई नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं है, तो इस वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो जीरो होगी। ये इनका टोटल डिमांड कर्व है जो इन दोनों फर्म्स ने एस्टिमेट किया हुआ है और ये फेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब पहले बारी आती है ए फर्म्स की, ठीक हो गया। अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें, अगर हम किसको देखें, ये क्या है, एम आर कर्व, ठीक हो गया। अगर हम इकोनॉमिक्स का रूल देखें तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज किधर होता है, जहां पर एम सी और एम आर आपस में बराबर हो जाए। अब एम सी कर्व, ये एम सी कर्व है ना, ये हमारा एम सी कर्व है। एम सी कर्व एम आर कर्व को इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम। और ये प्राइसेस, ये कौन सी प्राइसेस है, ये मोनोपोली प्राइसेस। और जहां पर एम आर, इधर हमारा एम सी भी जीरो है तो इट मींस एम आर भी जीरो है। जहां पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी, नॉर्मली होता तो ये है कि हम प्रोड्यूस कहाँ कर रहे होते हैं, हमेशा एम आर पॉजिटिव होता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, जिस तरह के ये ए आर एम आर, तो एम सी एम आर को हमेशा पॉजिटिव रीजन में इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमेशा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वाला रीजन होता है जहां पर प्राइसेस डिटरमिनेट होती है। ये एक हम एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं जहां पर ये एमसीक्यूज है, ये भी मेरे जहन में आ गया। तो ये एमसीक्यूज मैंने भी आपको बताया है कि जहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वहां पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है क्योंकि एम आर हमेशा वहां पॉजिटिव होता है। तो मोनोपोली प्राइस तो ये है। इस स्पेसिफिक डायग्राम में क्या होगा हम देखते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है ए बी, ठीक हो गया। और ये एम आर है, ठीक हो गया। यहाँ पर एम आर ने एमसी को इंटरसेक्ट किया। पहले फर्स्ट फर्म आएगी इंडस्ट्री में, वो देखेगी कि मेरा अपना प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ फर्में सेल्फिश हैं, आपस में इनका कोई कोलिजन नहीं है। चाहिए तो यहाँ था कि जहां पर एमसी एम आर इंटरसेक्ट कर रहा है
यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, वहां पर प्राइस डिटरमिन कर देते, जिसमें से हाफ सप्लाई करती ए फर्म, हाफ सप्लाई करती बी फर्म। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब इनका आपस में कोई क्लूजन होता, पर यहाँ क्लूजन इनका नहीं है। ठीक हो गया? यहाँ इनका आपस में क्या है? कंपेयर। फर्म ए जो है वो कंसीडर ही नहीं करती बी फर्म्स को। जो टोटल मार्केट की डिमांड है ना, यहाँ पर उसका एमसी एमआर को इंटरसेक्ट करेगा, वो टोटल, ये फर्ज करें 100 डिमांड, उसका कितना सप्लाई कर बैठेगी? 50। फर्म ए ने कितना सप्लाई किया? पूरी मार्केट का 50 सप्लाई कर दिया। अब 50 तो इसने सप्लाई कर दिया ये फर्म, ये वाला रीजन। अब पीछे कितना रह गया? पीछे रह गया ये 50। अब दूसरी फर्म आई है बी फर्म्स, जो सेकंड फर्म है, उसने अपना डिमांड कर्व यही कंसीडर किया, उसने कहा भी मेरी यही डिमांड है, और उधर से इसने अपना अलग एमआर ड्रॉ किया। यहाँ पर एमसी ने एमआर को ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट किया, इसने ये क्वांटिटी ऑफ बी, यानी कि 50 और 70 और 100 के दरमियान कितना आ गया? 75। तो जो फर्म ऑफ बी है उसने कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर दी? 25, यानी कि 50 और 100 के दरमियान कितना रहेगा? 75। 50 तो उसने सप्लाई की हुई है पहले, इसके हिस्से में कितनी आई? 25 आई। ठीक हो गया? ये फर्स्ट पीरियड। हालांकि मोनोपोली प्राइस कहाँ चार्ज होती? कि जब ये दोनों फर्म्स 50 क्वांटिटी सप्लाई करते और प्राइस क्या करते? ये वाली प्राइस चार्ज करते। अब प्राइस क्या आ गई है? क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से कम आ गई। अब इनको एहसास हुआ कि क्वांट प्राइस तो हम काफी कम कर चुके हैं। अब जो ये फर्म है ये कंसीडर करेगी कि 100 मार्केट की डिमांड है ना, बी फर्म ने कितना सप्लाई किया है? 25। अब कितना रह गया? 75। ये 75 मेरी डिमांड है, और ये साथ ये भी अज्यूम कर लेगी कि बी फर्म्स अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करेगी, जो ये वाली अजम्पशन है। ईच फर्म अज्यूम हिज कंपटीटर विल नॉट चेंज हिज आउटपुट, यही नए बिहेवियर है। अब ये कहेगी कि टोटल डिमांड कितनी है? 100, उसमें से 25 कितने 25 किसने सप्लाई कर दिया है? बी फर्म ने, बाकी कितना बच गया? 75। अब मुझे 75 का हाफ सप्लाई करना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये 50 सप्लाई कर रहा है, ये अपनी थोड़ी आउटपुट को कम कर देगा, और जो बी फार्म है ये अपनी मुसलसल आउटपुट को बढ़ाती चली जाएंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों की आउटपुट इक्वल हो जाएंगी, ना फिर वो कम करेगा ना वो बढ़ाएगा, वो नेचुरली इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन्होंने आपस में कोई कलूजन नहीं किया। ठीक हो गया? अच्छा, मैं आज आपको कॉर्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया। ठीक है? ये जो मॉडल है ये इसने प्रेजेंट किया था, कॉर्नेट मॉडल। इसके नेम की वजह से इसको कहते हैं, इसका नाम था ऑगस्टिन कॉर्नेट। 1838 में इसने ये मॉडल प्रेजेंट किया। इस इकोनॉम ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, फ्रांस से इसका ताल्लुक था, और ये बेसिकली ना फिलोसफर था, फिलोसफर एंड मैथमेटिशियंस था। इसने ये मैथमेटिकल डेरिवेशन ही दी थी, बाद में हमने उसको थ्योरेटिकल इसको ट्रांसलेट किया। ठीक है? और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1801 टू 1877 है। तो ये इसको ये देख लेना है आपने। कॉर्नेट ने इसको 1838 में प्रेजेंट किया, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, बेसिकली फिलोसफर और मैथमेटिशियन था। अब जो ये हमने अजम्पशंस पढ़ी है ना, इनको हमने प्रूव करना है कि पास्ट बिहेवियर से लर्न नहीं करेंगे, हर फॉर्म्स 1/3 सप्लाई करेगी, और जो टोटल मार्केट
का जो होगा सप्लाई वुड n/1 + n होगी। ये ए फर्म अपनी क्वांटिटी को कम करेगी और बी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगी। वो कैसे बढ़ाएगी, मैं अब डायग्राम समझाने के बाद मूव हो रहा हूँ मैथमेटिक्स की तरफ। थोड़ी सी मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी रिएक्शन कर्व की डायग्राम। अगर ये लेक्चर आज एंड नहीं भी होता तो हम इसको थोड़ा सा कल भी कर। ये क्या चीज है, प्रैक्टिस भी बाद में देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं चैट पढ़ता रहता हूँ। अगर कोई काम की मुझे लगे तो फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। अब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हरगिज कि आप ने कोई गलत बात की है। अच्छा देखें, नहीं पहला पीरियड यहाँ फर्म ए को ले लेते हैं और यहाँ फर्म बी को लेते हैं, ठीक हो गया। अब एज्यूम कर रहा हूं कि टोटल डिमांड है 1, ठीक है। फर्म ए ने क्या किया, उसका हाफ सप्लाई कर, हाफ क्या हो गया 1/2। अब आ जाते हैं बी फर्म्स। बी फर्म्स के लिए टोटल डिमांड कितनी थी 1। उसने कहा कि उसका हाफ सप्लाई कर चुकी है ए फर्म, उसका 1 में से हाफ माइनस करने के बाद जो हाफ बचेगा उसका हाफ मैं सप्लाई कर, ये हो जाएगी 1/4, यानी कि 1 - 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4, ठीक है। दूसरे लफ्जों में इसने 0.5 सप्लाई किया है और इसने सप्लाई किया है 0.25। सेकंड पीरियड आ गया। सेकंड पीरियड में ए फर्म एज्यूम करेगी 1/2 हाफ सप्लाई करूंगी मैं, टोटल डिमांड कितनी है 1, जो उसने सप्लाई किया था फर्म ने 1/4। ये कहेगी ये मेरे खाते की, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये तो उसी की है और वो यही करती रहेगी, इससे ज्यादा वो नहीं करेगी। तो ये 3/4 3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 3/8। 3/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/8 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1/2 ये वाला और 8 यहाँ लिख दिया 1। अगर हम इसको दोबारा लिखेंगे ना ऐसे, तो ये 3/8 ही आएगा, यानी कि इसका अगर एलसीएम ले लूं मैं 8 आ जाएगा। ये 4 8 8 से कैंसिल 1, तो 3/8 ही आ गया, ठीक है। तो 3/8 को मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब दूसरी फॉर्म बी फॉर्म क्या करेगी कि टोटल डिमांड क्या है 1 है, इसने कितना सप्लाई किया 3/8। 3/8 एलसीएम 8 आ गया, ये बन जाएगा 5/8। 5/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/16। अगर आप 3/8 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये 0.5 से कम ही आएगा और 0.25 लेस है और 5/16 ग्रेटर है। तो दूसरे लफ्जों में क्वांटिटी ऑफ ए कम हो रही है और क्वांटिटी ऑफ बी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में फिर यही कहानी सेम 1/2 1 माइनस जितना इसने सप्लाई किया था, इसने सप्लाई कितना किया था 5/16। हाँ ये 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 5 11 11/32। अगर हम इसको लिखेंगे रेशियो फॉर्म में तो 1/2 1 माइनस 1/8 और 1/32 ये आ गया। जब आप इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो 11/32 ही आएगा, ठीक हो गया। ये इसका भी तीसरा पीरियड 1 माइनस 11/32 1/2। अच्छा, अब इसको 32 में से 11 गए तो कितना हो जाएगा 21 21/64, ठीक हो गया। ये क्या था 1/4, इसको 1/4 लिखा रहने दे, ये हो गया 1/4 प्लस 1/16।
यानी कि अगर हम इसको एलसीएम लें 16 और 1 5/16, यानी कि 5/16 को 1/4 प्लस 1/16 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये 1/4 1/16 1/64, इस तरीके की ये सीरीज बनती चली जाएगी। इधर ये देखें, इधर पॉजिटिव का साइन आ रहा है बी फॉर्म्स में, और ए में क्या आ रहा है, नेगेटिव का। इट मींस इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब हम इसको ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है A1 माइनस R। इसको लिख लें आप, ये है 1/2 माइनस 1/8, ऐसे ही आ गया, माइनस, अब इसको 1/4 1/8 लिख लेंगे, यानी कि 1/32 को क्या लिखते हैं, 1/4 और 1/8, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। इसमें जो पहली वैल्यूज होती है ना, उसको ए बोलते हैं। ए इसमें ए क्या है, 1/8, और जब हम इस सीरीज को एक्सटेंड करेंगे ना, तो इसमें 1/4 आएगा, उससे हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे ना, ए क्या है, ये 1/2, तो इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने। ए इसमें क्या होगी, 1/8 होगा, और 1 माइनस आर क्या है, 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को, तो जवाब आएगा 1/3। ये 1/3 वही है जो मैंने कहा था कि पहली फर्म्स टोटल मार्केट का 1/3 हिस्सा सप्लाई करेगी। सेम इसी इसका भी इसी तरीके से, अगर मेरे ये जो आपको दी गई है, ये सीरीज बनी है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, 1/4 है, प्लस 1/4 1/4 जमा 1/4 1/4 का स्केल, ये 1/4 एज इट इज लिख दिया, 1/16 को 2 टाइम्स लिख दिया, फिर 1/4 एज इट इज लिख दिया, 1/4 का आर का स्केल लिख दिया। ठीक है, अब इसके अगर मैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाऊं, तो इसमें ए क्या आ गया, पहली वैल्यू 1/4 1/4, फार्मूला ये है ए 1 माइनस आर 1/4 1 माइनस 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या रहेगा, 1/3। तो टोटल जो आउटपुट थी 1/3 इसने सप्लाई किया, 1/3 इसने, ये जस्ट मैंने प्रूव किया। इसको हम एक और मेथड से भी देख सकते हैं। सपोज दैट जो ये मैंने डिमांड कर बनाया था, ये मैंने क्या अज्यूम किया था, ये मार्केट कितने, ये आपको, और वो मैंने सिर्फ प्रूव करने के लिए, या आपको बताने के लिए कि एक की क्वांटिटी बढ़ेगी और दूसरे की कम होगी। ये फर्म, ये पीरियड लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फर्म ए है और ये फर्म बी है। टोटल मार्केट की डिमांड कितनी है, 100। फर्म ए ने कितने सप्लाई किया पहले पीरियड में, 50। फर्म बी टोटल डिमांड कितनी है, 100, ए ने कितनी सप्लाई कर दी है, 50, उसका 1/2 कितना हो जाएगा, 25। ठीक हो गया। अब बी फर्म्स, अब आगे दोबारा ए फर्म्स, नेक्स्ट टाइम पीरियड आ गया, 100 25 वो सप्लाई कर चुका है, 1/2। अब ये अज्यूम करेगा ए फर्म कि ये अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, हालांकि वो अपनी आउटपुट चेंज करेगा। इसने 100 टोटल डिमांड, उसमें से 5 को माइनस कर दिया, और 1/2 हाफ उसका सप्लाई करेगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 37.5। अब गेम फॉर्म बी के पास 100 माइनस 37/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या हो गया, 31.25। अब 100 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 34.7, फिर 100 माइनस ये वाला 1/2, ये हो जाएगा 32.81, फिर आ जाएगा
100 माइनस ये 32.81 1/2 ये हो जाएगा 33 पॉइंट समथिंग 100 माइनस 3 1/2 तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखने की ये चीज है, इसने 50 से स्टार्ट किया था क्वांटिटी ऑफ ए ने, ग्रेजुअली ये क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है अपनी क्वांटिटी। क्यों डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि जो बी फर्म है वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, और एक पॉइंट ये आया कि ये भी 33 पर आ गया और ये भी 33। यही इनका क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर इनकी क्वांटिटी बराबर रहती है। देखे ना, पहले ये इनका मान था, इसने ये प्राइस चार्ज की और ये क्वांटिटी 50 सप्लाई की और इसने हाफ सप्लाई किया था, कितना था 75। अगर इसकी हम बड़ी पिक्चर कर लें तो ये क्या है 50 है और ये क्या है 75। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मोनोपोली प्राइस तो ये थी और ये क्वांटिटी स्टार्ट में इतनी सप्लाई कर रही थी, तो एक क्वांटिटी कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, कम करता करता 100 का अगर हम 1/3 लें तो वो कितना हो गया 33। 33 फर्स्ट फर्म का, 33 दूसरी का, तो ये क्या आ जाएगा 66। एट द एंड इक्विलिब्रियम कहीं इस पॉइंट के ऊपर आएगा जो कि प्राइसेस मोनोपोली से कम है पर परफेक्ट कंपटीशन से और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ज्यादा प्राइस होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा डिओप्ली का मॉडल है। अब डिओप्लिस्ट जो है ना, इसी मॉडल को आइसो नहीं, क्वांटिटी के ऊपर बेस करेगा। जो प्राइस वाला मॉडल है वो आगे होगा बर्ट्रेंड मॉडल। अच्छा, अब इसको वो एक्सप्लेन करता है आइसो प्रॉफिट कर्व के थ्रू। आइसो प्रॉफिट कर्व क्या होता है, आइसो प्रॉफिट कर्व होता है जो हमने डिफरेंट क्वांटिटीज बनाई है ना, फर्म ए की और फर्म बी की, इनकी लोकस से एक कर्व हम ड्राइव करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं आइसो प्रॉफिट कर्व। आइसो प्रॉफिट करना कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का कर्व होगा आइसो प्रॉफिट। ये फर्म ए का आइसो, इस ये क्वांटिटी ऑफ ए है, ये क्वांटिटी ऑफ बी है, इसके हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी ऑफ ए के और क्वांटिटी ऑफ बी के, मगर हर पॉइंट के ऊपर जो फर्म ए है उसका प्रॉफिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि पहले पॉइंट था, हमने क्या किया, फर्म ए कितना सप्लाई कर रही थी 50 और फर्म बी ने कितना सप्लाई किया था 25। फिर हमने देखा फर्म ए ने अपनी क्वांटिटी को कम किया और बी ने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया। इसने अपनी क्वांटिटी को 37 से 34 किया, इसने 32 किया, इसने 33 किया, इसने 30, यानी कि जो वो क्वांटिटीज थी उनके वेरियस कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से एक हमारे पास कर्व आएगा जिसे हम क्या कहते हैं आइसो प्रॉफिट कर्व कहते हैं। जो इसका ये वाला हिस्सा है इसमें फर्म ए और बी की क्वांटिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर आप इस पार्ट्स पर आ जाएं, इस पार्ट पर, तो इधर क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी दोनों इंक्रीज हो रही होंगी क्योंकि आप मार्केट का माइनर पार्ट्स सप्लाई कर रहे होते हो। कोऑर्डिनेट मॉडल के अंदर हम ये वाला पार्ट यूज कर रहे होते हैं। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जितना ऊपर आपका आइसो प्रॉफिट कर्व जाता जाएगा प्रॉफिट उतना कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा,
क्योंकि पीक पॉइंट के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ये इसका इक्विलिब्रियम है, ये इसका इक्विलिब्रियम है। अगर इधर 33 क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इधर क्वांटिटी कितनी होगी, 30 होगी। ये पीक पॉइंट आ गया, इधर क्वांटिटी कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक है, तो हर सक्सेसिव आइसो प्रॉफिट कम प्रॉफिट को शो कर रहा होगा। अब जो इनके ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं, जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम एक कर्व के जरिए मिला देते हैं। इसको इन कर्व्स को हम इस कर्व को हम ए फॉर्म का रिएक्शन कर्व, ठीक हो गया। इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप ऐसी है, ये नेगेटिव स्लोप है और एरो का निशान वही होगा जिस फॉर्म का ये रिएक्शन कर्व होगा। इसी तरीके से बी फॉर्म्स का भी बनाया जा सकता है। बी फॉर्म्स में सेम वही, ये इसका आइसोप्रॉफिट कर्व है, कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी ऑफ बी के और क्वांटिटी ऑफ ए के। इसमें सपोज दैट अगर बी फॉर्म्स 100 सप्लाई कर रही है तो दूसरी फॉर्म पर करें 25 सप्लाई कर, इधर बी फर्म अपनी क्वांटिटी को कम करेगी क्योंकि बी फर्म फर्स्ट बन गई है इधर और ए फर्म सेकंड बन गई है। इधर ए फर्म फर्स्ट थी और बी क्या थी, सेकंड थी, इधर उल्ट केस हो गया। अब इधर बी फर्म अपनी क्वांटिटी को कम करेगी और ए फर्म बढ़ाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये किस पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। इसी तरीके से डिफरेंट हम आइसो प्रॉफिट बनाएंगे। जो सक्सेसिव आइसो प्रॉफिट होगा वो बी फर्म्स के कम प्रॉफिट को शो करेगा क्योंकि इसके ऊपर जो क्वांटिटी है वो क्या कम है। जो इनके ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं इनको हम एक कर्व के जरिए मिलाएंगे तो ये बी फर्म्स का रिएक्शन कर्व बन जाएगा। ठीक हो गया। इसका बनाने का अपना मकसद क्या था, इसका बनाने का मकसद ये था रिएक्शन कर्व के जरिए हम कोऑर्डिनेट मॉडल का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट। कॉन्टिन्यूस से पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी उधर से पढ़ेंगे। ये देखें, ये है बी फर्म्स का रिएक्शन कर्व। ठीक है, और दूसरी फॉर्म्स का जो रिएक्शन कर रहे हैं हम दूसरे कलर का बना लेते हैं क्योंकि डायग्राम थोड़ी ये मुश्किल तो नहीं कहेंगे, खैर इसे चीजें सारी आसान होती। ये रेड वाला नजर आ रहा है ना, अब तो मसला तो कोई नहीं है पॉइंटर्स के अंदर। हाँ जी, समझ आ रही है सबको। हाँ जी, हाँ ये आप पढ़ेंगे कॉर्ड से इंशाल्लाह सब समझ आएगा। अच्छा, अब जहां पर एक दूसरे के ये रिएक्शन कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये इक्विलिब्रियम। अब वो कहता है ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इसमें फर्म्स का प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज है बट इंडस्ट्री प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं है। टाइम कितना रह गया, 3 मिनट। ठीक है, पर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं है। वो क्यों नहीं है अभी बात करते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर बी फर्म्स के रिएक्शन कर्व बनाते हैं। ये बी फर्म्स के रिएक्शन कर्व, ये बी फर्म्स का रिएक्शन कर्व फर्स्ट का। आई थिंक मुझे ना कल दोबारा से ही ये थोड़ा करवाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम रह गया, डायग्राम ज्यादा समझानी पड़ेगी।
चलिए, क्योंकि ये कनकेव है वाई एक्सिस की तरफ, तो ये बी फॉर्म्स के रिएक्शन कर, और ये कनकेव है एक्स एक्सिस की तरफ। प्रॉफिट A2 A3, इस पर लेस प्रॉफिट है, इस पे मीडियम है, और इस पर मोर है। इसी तरह पहले पर मोर है, दरमियान में मीडियम प्रॉफिट है, और इस पर लेस प्रॉफिट है। अब जहां पर कॉर्डिनेट इक्विलिब्रियम है, जो क्या है कॉर्डिनेट इक्विलिब्रियम, वहां पर प्रॉफिट क्या है, एक ये है मेरे पास, और दूसरी ये ग्रीन, ये मेरी ब्लू लाइन है। प्रॉफिट A3 है और प्रॉफिट B2 है, यानी कि इसका ए फॉर्म्स का जो प्रॉफिट है वो लेस है, और बी का क्या है मीडियम। वो कहता है कि जो कार्बन एक दूसरे के साथ टेंजेंट बना रहे हैं बिलो द कॉर्डिनेट इक्विलिब्रियम, ये कॉर्डिनेट इक्विलिब्रियम है, इसको जहां पर टेंजेंसी है इसको वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व पर जो प्रॉफिट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है कॉर्डिनेट मॉडल। तो इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा नहीं, ये वैसे भी पहले भी वैसे ही बनी रहती है डायग्राम, तो यहीं से मैं कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मॉडल थोड़ा सा रह गया है। इसके साथ में दूसरा जो मॉडल है इसका बर्ट्रैंड का, वो भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी हुई, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से पॉसिबल है कि उनको थोड़ी इसमें डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। मगर मैंने आपको ये चीजें समझा दी हैं, तो आप इसको पढ़िएगा, तकरीबन 70-80% इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। और इंटरव्यूज में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पेपर में ही आ जाता है, क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी है कि पेपर में पता नहीं क्या आएगा, तो इस वजह से मैं आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करवा रहा। तो ऑलिगोपोली पे इंशाल्लाह हमारे 3 या 4 दिन लगेंगे, नॉन क्लूसिव ऑलिगोपोली पर, और क्लूसिव ऑलिगोपोली पर भी 3 ही दिन लगेंगे।